जो कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। बच्चों, इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा। पढ़ने के पश्चात आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए चैप्टर नंबर 12 के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप में, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बच्चों, कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरा सतलज, तीसरा यमुना और चौथा है बच्चों गोदावरी नदी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? जल प्रदूषण के कारण, जलजन्य का मतलब बच्चों जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? तो पहला है नेत्र श्लेष्मला शोथ, दूसरा है अतिसार, तीसरा श्वसन संक्रमण, चौथा है बच्चों श्वास नली शोथ। तो इसका आंसर आएगा अतिसार। अतिसार नामक जो रोग है वो जलजन्य रोग होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सौर प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर आएगा बच्चों वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। हमने देखा था बच्चों प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक है वो किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए। बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद है भूनिम्नीकरण के लिए, गंदी वस्तुओं के लिए और वायु प्रदूषण के लिए। बिल्कुल नहीं, इसका आंसर कहीं आएगा प्रवास के लिए। बच्चों आंसर करते समय ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देखना चारों चाहिए। ठीक है, चारों ऑप्शन देखना है। हालांकि देखो इस प्रश्न में भी हमने देखा पहला ऑप्शन ही सही था, देखिए, लेकिन हमें आगे के ऑप्शन भी देखने होंगे। क्या पता क्या ऑप्शन में आ जाए, उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं या दो कोई आंसर भी आ सकते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन को देखना है। पहले ही ऑप्शन को देखने के पश्चात या टिक करने के बाद आगे नहीं बढ़ना है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखकर ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 30 शब्दों में जिनका आंसर हमें देने हैं। 30 शब्दों में जिनका आंसर हमें देने हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है? प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषक क्या होता है? तो बच्चों हमने जैसे कि बताया था परिभाषा, प्रदूषण की परिभाषा कि अवांछित हमारी जो भूमि है, वायु है, जल है, इनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अनचाहा परिवर्तन या अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण मानव तथा अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो संसाधन हैं, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें उपस्थित भूमि, वायु, जल या और कोई भी चीज़ जिनसे क्या हो, जिसमें भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन हो, अनचाहे परिवर्तन हो, हमने जानबूझ करके उनमें परिवर्तन नहीं किए हो, ऑटोमेटिक या अनचाहा परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रदूषण। जबकि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं। जो प्रदूषणकारी जो तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल व डीजल का दहन, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों जीवाश्म ईंधन इसका प्रमुख स्रोत होता है। खनन, औद्योगिक प्रक्रम, औद्योगिक जो इकाइयाँ होती है, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल निपटान आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं ये वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में नगरीय अपशिष्ट जो निपटान है उससे संबंधित प्रमुख समस्या। भारत में अधिकांश नगरों में नगरीय अपशिष्ट का 30 से 50% कचरा बिना समुचित निपटान के छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे, खुली जगहों पर तथा परती भूमि पर जमा हो जाता है। इसके कारण इन क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही वायु, मृदा एवं जल प्रदूषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि मैंने बताया था नगरीय अपशिष्ट निपटान की जो समस्या है वो इस प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं?
आंसर, वायु प्रदूषण के कारण मानव को श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियों का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हमारा बड़े क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें 150 शब्दों में देने हैं। ठीक है बच्चों, पहला है भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति किस प्रकार की है? प्राकृतिक जल में किसी अवांछित बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अवांछित पदार्थ जो बाह्य पदार्थ है उसका जल में मिल जाना जिससे कि जल की गुणवत्ता में कमी हो जाए उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। भारत में हो रहे तीव्र जनसंख्या विस्फोट तथा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इसके पश्चात है बच्चों, भारत के योजना आयोग ने इस संदर्भ में लिखा है। बच्चों बाकायदा योजना आयोग ने इस संदर्भ में लिखा है, क्या लिखा है? उत्तर की डल झील से लेकर दक्षिण की पेरियार नदी तक तथा पूर्व में दामोदर व हुगली नदियों से लेकर पश्चिम की ढाणा नदी तक जल के प्रदूषित होने की स्थिति गंभीर है। भारत में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भी खूब प्रदूषित हो रही है जिसके कारण इन नदियों का जल उपयोग करने योग्य नहीं रह गया है। ऐसा किसने लिखा था? भारत के योजना आयोग ने लिखा था। अर्थात भारत में जल प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक समूची नदियां और जलाशय वो लगभग जल प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक समस्या को हमने कोट किया योजना आयोग ने जो बताया था। भारत में नदियों के किनारे बसे सभी नगर व महानगर अपने यहाँ के सीवेज को इन नदियों में बिना किसी उचित प्रबंधन के डाल रहे हैं। ठीक है, यह समस्या भी देखी गई। इसके अलावा इन नदियों के समीप अवस्थित उद्योग भी अपने औद्योगिक कचरे तथा प्रदूषित अवशिष्ट जल को इन नदियों के प्रवाहित जल में डाल रहे हैं। ऐसे उद्योगों में चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योगों के औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के जल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। तो एक तो बच्चों यहाँ न केवल नगरीकरण समस्या है बल्कि औद्योगिकरण भी, उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषित जल है और कचरा है, ठोस कचरा है, वो भी कहाँ पर? जलीय क्षेत्रों में या जलाशयों में डाल दिया जाता है। विशेष रूप से बच्चों चमड़ा उद्योग, लुगदी कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग में ये समस्या ज़्यादा बड़ी देखी गई है। भारत के कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में आधुनिक जो कृषि है उसके अंतर्गत बच्चों यह भी देखने जा रहा है कि रसायनों का उपयोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है और इस वजह से वो रसायन जलीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, जलाशयों में चले जाते हैं या भूगर्भ में चले जाते हैं और जल के साथ मिलकर के उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। इन खतरनाक रसायनों का कुछ भाग वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों या जलाशयों के जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है, जबकि कुछ भाग भूमिगत जल स्रोतों से मिलकर भी इसे प्रदूषित कर देता है। तो यह भी एक समस्या का कारण हमने देखा। इसके बाद है बच्चों भारत की प्रमुख नदियों में पार्थिव देह विसर्जन, जो देह विसर्जन होता है कि राख को नदी जल में विसर्जित करने से भी नदियाँ का जल प्रदूषित होता है। दुर्गा पूजा तथा गणेश उत्सव जैसे धार्मिक पर्वों पर विषैले रसायनों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन नदियों में किया जाता है। बच्चों गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इस तरीके के जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनमें भी जो मूर्तियों का विसर्जन करते हैं उससे भी जल प्रदूषित होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है? क्या हम इन उत्सवों को मनाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। उत्सव तो हमारी संस्कृति के अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति के अभिन्न हिस्सा होने के कारण हम इन्हें बनाना या मनाना बंद नहीं कर सकते। तो फिर हमें करना क्या है? जो विषैले रसायन हैं बच्चों, इन विषैले रसायनों से जो मूर्तियाँ बनती है उन्हें हमें बंद करना है। विषैले रसायनों का प्रयोग नहीं करना, साधारण मिट्टी या दूसरे इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना है मूर्तियाँ बनाने के लिए जो कि आसानी से पानी में घुल जाए। ठीक है बच्चों, तो हमें उत्सव मनाना तो रखना है, साथ ही जो विषैले रसायनों जो मूल समस्या का कारण है उसे हमें दूर करना है।
नदियों के किनारे पर बसे नगरों में आयोजित धार्मिक मेले तथा सांस्कृतिक उत्सव भी नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। इस तरीके की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है प्रदूषित जल पीने से डायरिया, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। भारत में केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने का स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी कारण भारत की एक बड़ी जनसंख्या जल जनित बीमारियों से पीड़ित रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के स्पष्ट करती है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25% भाग जल जनित बीमारियों से ग्रसित है। अर्थात 25% जो व्यक्ति है भारत में बच्चों, वो जल प्रदूषण के कारण जो जल प्रदूषित हो जाता है उस जल का उपयोग करते हैं और उससे संबंधित जो बीमारियां है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, उससे पीड़ित रहते हैं 25% जनसंख्या। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में जो गंदी बस्तियों की जो समस्या है उसका वर्णन हमें यहाँ पर करना है। गंदी बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में गंदी बस्तियों की निम्नलिखित समस्याएं उल्लेखनीय हैं। सर्वाधिक गंदी बस्तियां जनसंख्या के हिसाब से भारत क्या है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहली समस्या है बच्चों, गंदी बस्तियों में पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि गंदी बस्तियां, धारावी का भी हमने केस स्टडी पढ़ी तो वहाँ भी देखा कि वहाँ केवल पगडंडियाँ है, वहाँ सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, पानी की, पेयजल की समस्या रहती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण वहाँ पर देखा गया है, वायु प्रदूषण भी देखा गया है क्योंकि आग जैसी घटनाएं भी वहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा बच्चों भू निम्नीकरण भी वहाँ पर देखा गया है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी वहाँ पर होता है। तो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पर उन क्षेत्रों में देखे जाते हैं। दूसरा है, ये बस्तियाँ न्यूनतम वांछित आवासीय सुविधाओं वाले क्षेत्र होते हैं। जो आवासों के लिए, रहने के लिए जो बच्चों न्यूनतम सुविधाएं हैं वो भी वहाँ पर नहीं होती। जहाँ घटिया किस्म के जीर्ण शीर्ण मकान मिलते हैं जिनमें प्रकाश, पेयजल तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव मिलता है। मुंबई की धारावी नामक गंदी बस्ती है जिसमें प्रकाश, पेयजल तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव प्राय देखा जाता है। ठीक है बच्चों, मुंबई की धारावी नामक गंदी बस्ती जो कचरा भराव क्षेत्र पर बसी है, इसमें 1440 व्यक्तियों पर एक शौचालय की उपलब्धता है। पीने के स्वच्छ जल की उपलब्धता का सामान्यतः अभाव तो मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, 1440 बच्चों, देखने वाली बात है यहाँ पर, जैसा कि हमने वहाँ पर भी देखा था पुस्तक में, 1440 व्यक्तियों पर एक शौचालय है। तो क्या वहाँ पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। इस तरीके की समस्या वहाँ पर देखने को मिलती है। गंदी बस्तियों के क्षेत्र बहुत अधिक भीड़ भाड़, पतली सकरी गलियां तथा आग जैसी गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त क्षेत्र होते हैं। वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व क्षेत्र देखा गया है, साथ ही खुले क्षेत्र का अभाव है, कच्चे मकान हैं और उन कच्चे मकानों में भी 1 मंजिल 2 मंजिल देखे जा सकते हैं। थोड़ी सी बारिश में बच्चों, थोड़ी सी बारिश में वो जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, और वहाँ कचरा, बदबू, इस तरीके की समस्या वहाँ पर देखी जाती है। यह भी समस्या का कारण है। इसके बाद चौथा कारण है, यहाँ निवासित अधिकांश व्यक्ति कम वेतन पर अधिक जोखिम भरे कार्य करते हैं, जिससे यहाँ इन बस्तियों में कुपोषण की गंभीर समस्या बनी रहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ व्यक्ति कैसे हैं? गरीब है इसी वजह से गंदी बस्ती में रहते हैं। और चूंकि गरीब है, पढ़ लिख नहीं सकते और स्किल्स डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कौशल का विकास नहीं कर सकते, इस वजह से वो लगातार रूप से गरीब ही बने रहते हैं। एक चक्र चलता रहता है और यही कारण है कि वो कुपोषित रहते हैं, स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, अगला है 5वां, पर्यावरण प्रदूषण, मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव तथा कुपोषण के कारण यहाँ के लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इन बीमारियों में डायरिया, श्वसन संबंधी बीमारियाँ, मलेरिया, खसरा तथा HIV एड्स सर्वप्रमुख है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
इन बस्तियों के लोग बच्चों की पढ़ाई पर गरीबी के कारण समुचित ध्यान नहीं दे पाते और कम उम्र में ही काम धंधों में या रोजगार में बच्चों को लगा देते हैं, जिससे कि बाल अपराध भी यहाँ पर देखे गए हैं। इसी के अलावा बच्चों वो जो व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में रहने वाले वो नशा का प्रयोग करते हैं, गुंडागर्दी, नशीले पदार्थों का उपयोग, गुंडागर्दी, अपराध, जुआ, वेश्यावृत्ति, चोरी जैसी सामाजिक बुराइयां यहाँ प्रमुखता से मिलती है। तो बच्चों यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्या हमने गंदी बस्तियों में देखी। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, तीसरा बड़ा प्रश्न, भूनिम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। भूनिम्नीकरण जो होता है उसको कम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमें बताना है। भूनिम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी है। जैसे कि मैंने बताया था कि भूमि की जो उत्पादकता है, उत्पादकता का संबंध बच्चों सीधे सीधे तौर पर वहाँ की वनस्पति के उत्पादन से है। ठीक है, तो वनस्पति का उत्पादन वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसके अनुसार ही भूमि का निम्नीकरण या भूनिम्नीकरण होता है, जो प्रमुख रूप से मृदा अपरदन, लवणता तथा भूक्षारता के कारण होती है। और भूनिम्नीकरण का कारण क्या है? मुख्यतः एक तो मृदा अपरदन, लवणता और भूक्षारता। इसके अलावा भूमि संसाधनों का अकुशल प्रबंधन भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। वर्तमान में भारत में जल, जंगल और जमीन नामक तीनों प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता अविवेकपूर्ण उपभोग भूनिम्नीकरण की समस्या को गंभीर रूप प्रदान कर रहा है। भारत में भूनिम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता अविवेकपूर्ण जो उपभोग है वो भी समस्या का कारण बनता जा रहा है। और इसे हम किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है, इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं देखते हैं बच्चों। पहला है जल संभरण प्रबंधन। जैसे कि हमारे केस स्टडी में भी हमने देखा था जल संभरण प्रबंधन। जल संभरण प्रबंधन द्वारा भूनिम्नीकरण को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। जल संभरण कार्यक्रम जल, जंगल और जमीन अर्थात जल, वनस्पति तथा भूमि तीनों का समेकित रूप से ये कार्यक्रम होता है। इनके मध्य संबंधों का महत्व प्रदान करता है तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता से लोगों की आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। तो बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का हमें उचित प्रकार का प्रबंधन करना है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के हैं? नव्यकरणीय नहीं है। अधिकांश जो प्राकृतिक संसाधन है वो अनव्यकरणीय है, और यदि कोई नव्यकरणीय भी है तो हम इसका अविवेकपूर्ण रूप से जो उपभोग कर रहे हैं वो उसका संकट का कारण भी बनता जा रहा है। साथ ही सामुदायिक सहभागिता से हमने केस स्टडी में भी देखा था बच्चों, जो समाज की एक साथ यदि हम ला करके पूरे समाज की यदि सहभागिता बढ़ाई जाए तो उस क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। आजीविका को सुधारने का प्रयास हम कर सकते हैं। इसके बाद है जल संभरण प्रबंधन में सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके लिए क्षेत्र विशेष में मिलने वाले साझा संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष का रोपण कर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है। जो साझा संपदा संसाधन है बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए तो ये संसाधन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए यह इनका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार चारागाह भूमि पर घास रोपण कर भूमि का विकसित कर सकता है तथा खुली चराई पर प्रतिबंध में अपना योगदान दे सकता है। चारागाह का विकास भी किया जा सकता है और वृक्षारोपण करके, बच्चों मैंने बताया था कि वृक्षारोपण करके और सामाजिक वानिकी के द्वारा भी हम इस प्रयास में एक सहयोग कर सकते हैं कि जिससे कि न केवल समाज को लाभ प्राप्त होगा बल्कि गरीब पिछड़े उनको आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी हो सकती है और पर्यावरणीय रूप से भी यह अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगला है इसी प्रकार जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही नदियों व जलाशयों के जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के अलावा हर व्यक्ति द्वारा अपना सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बच्चों हमने पहला देखा जल संभरण प्रबंधन, इसी के साथ दूसरा है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल का
विशेष रूप से जलाशय और नदियाँ, इन क्षेत्रों का हमें प्रदूषण को से मुक्त रखना होगा, जो कि हमें आवश्यक वर्तमान समय में एक आवश्यक हो गया है। नदी और जलाशयों का किस प्रकार से प्रदूषण होता जा रहा है, ये हमने जल प्रदूषण में देखा था, उसे हमें बचाना होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद है तीसरा, प्राकृतिक तथा मानव जनित क्रियाकलापों से जलाक्रांत एवं दलदली क्षेत्र, लवणता, क्षारीय क्षेत्र, झाड़ी सहित व झाड़ी रहित खनन भूमि तथा औद्योगिक व्यर्थ भूमि जैसी निम्न कोटि की भूमियों का उत्पत्ति हुई है। ऐसे क्षेत्रों में भूनिम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानवीय क्रियाओं पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बच्चों, जो मानवीय क्रियाएं हैं, प्राकृतिक रूप से यदि कोई इस प्रकार की समस्या हो रही है तो प्रकृति में इतनी क्षमता होती है कि उस समस्या को वो दूर कर सकती है। लेकिन बच्चों, मानवीय क्रियाओं के द्वारा यदि भूनिम्नीकरण हो रहा है, उसे दूर करना किसकी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल मानव की ही होगी। और इसके लिए जो यह कार्य कर रहा है उसे सरकार को दंडित करना चाहिए, उसके लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए और कानूनी रूप से उसे दंड का प्रावधान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की क्रियाकलाप करना चाहिए। इसके बाद हमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला है, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन सा है? पहला ऑप्शन है चमड़ा उद्योग, कागज व लुगदी उद्योग, तीसरा वस्त्र व रसायन उद्योग और चौथा है बच्चों उक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? उक्त सभी। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है हमारा, वायु प्रदूषण जन्य रोग निम्न में से कौन सा है? वायु प्रदूषण जन्य रोग कौन सा है? पहला अतिसार, दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा फेफड़ों के रोग और चौथा है मलेरिया। तो इसका आंसर आएगा फेफड़ों के जो रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं फेफड़ों से संबंधित, वो वायु प्रदूषण से ही होते हैं। इसके अलावा तीसरा है, डेसिबल इकाई किसकी है? ये हमें आता है बच्चों शोर के स्तर की, ध्वनि प्रदूषण की। ठीक है, वायु दाब की नहीं है, वायु ताप की नहीं है, सापेक्षित आर्द्रता की भी नहीं है। जो शोर या ध्वनि जो होती है उसके स्तर के मापने के लिए उसकी यूनिट या उसकी इकाई होती है डेसिबल। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्न में से भूनिम्नीकरण का कारक कौन सा है? अपर्दन है, लवणता बिल्कुल है और भूक्षारता ये भी है। तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल उपरोक्त सभी। ठीक है, चौथा इसका आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी, अपर्दन, लवणता और भूक्षारता तीनों ही भूनिम्नीकरण का कारक है। अगला प्रश्न है अति लघुरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, गंदी वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे क्षेत्रों में होती है? तो गंदी वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे क्षेत्रों में होती है? गंदी वस्तुओं की उत्पत्ति गरीब लोगों द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल तथा निम्नीकृत क्षेत्रों में होती है, जैसे कि हम जानते हैं। दूसरा है, भूनिम्नीकरण के प्रमुख कारण लिखिए। मृदा अपर्दन, लवणता, जलाक्रांतता, भूक्षारता तथा भू उर्वरता अप्रबंधन भूनिम्नीकरण के प्रमुख कारण है। बच्चों, यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि जो लवणता है, यदि कोई प्राकृतिक रूप से कोई क्षेत्र पहले से ही लवणीय है तो वो भूनिम्नीकरण में नहीं आएगा। वो यदि मानव के कारण जलाक्रांतता, अधिक जल की उपलब्धता के कारण, जैसे कि हमने पश्चिमी राजस्थान में देखा, विशेष रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में देखा कि वहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांतता हुई और वहाँ लवणता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, साझी संपदा संसाधन क्या है? ऐसी भूमि जो समस्त गाँव वालों की संपत्ति होती है उसे साझी संपदा संसाधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला लघु उत्तरीय प्रश्न, जल प्रदूषण में आधुनिक कृषि की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण में आधुनिक कृषि की भूमिका किस प्रकार की है, ये हम देखेंगे। वर्तमान समय में विश्व के अनेक भागों में आधुनिक कृषि प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों में अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा रसायन सम्मिलित होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो रसायन आधुनिक कृषि में शामिल किए जा रहे हैं वो जल प्रदूषण का कारक भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों।
अकार्बनिक उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, साथ ही ये झीलों तथा तालाबों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। यही नहीं, कृषि क्षेत्रों का यह रसायन युक्त जल रिसाव द्वारा भूगर्भीय जल को भी प्रदूषित कर देता है। तो न केवल सतही जल को प्रदूषित करता है बच्चों, नदियों और जलाशयों को, बल्कि ये भूगर्भ में स्थित जो जल है उसे भी प्रदूषित कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा 12वें चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद बच्चों।